Dear students, once again I welcome you all on this online class session of class 9th. So as in the previous video in which we have studied about the economics chapter 2 of class 9th, that was regarding people as a resource. So we have studied few points and we will conclude it from where we have left. So the first topic which we will study here is economic activities by men and women. Actually these economic activities or the market activities economic, abhi just we will come on to market activities and non-market activities. So these market activities or economic activities add to the national income, and basically they are of the three types. The three sectors are there in which all the activities have been divided. तीन सेक्टर में ये सारी एक्टिविटीज़ डिवाइडेड हैं. एक हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्टियरी सेक्टर. ये तीन सेक्टर हमारे डिवाइडेड हैं. प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी बेसिक, जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हार्वेस्ट करते हैं अर्थ से, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हम पाते हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल जब हम यूटिलाइज करते हैं तो दे आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर. तो एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इसमें आपका माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे अगर पूछे व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर तो पहले आप वो डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल देंगे. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ये उदाहरण है कि हाँ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो एक्टिविटी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी प्राइमरी सेक्टर की. माइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी प्राइमरी सेक्टर की. फिशिंग प्राइमरी एक्टिविटी आप कह सकते हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो एक्टिविटी होगी वो प्राइमरी एक्टिविटी है और ओवरऑल जो सेक्टर में है ये प्राइमरी सेक्टर है. दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर को डिफाइन आप पहले करेंगे, तभी हमेशा ये ध्यान रखिएगा पहले डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिखे. जो बच्चे कई बार पूछता है व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर तो लिख देते हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग. ये गलत हो जाएगा या पूरे मार्क्स आप नहीं पाओगे. तो इसलिए इसका ध्यान रखना कि जब कभी भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन किया जाए तो फर्स्ट डिफाइन इट एंड देन गिव द एग्जाम्पल. सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें रॉ मटेरियल के तौर पे मिले, जहाँ पे इन पे काम करके इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड के तौर पे कन्वर्ट किया जाए. द सेक्टर इन विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड और फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर. अब इस सेकेंडरी सेक्टर में मेनली जो है देखिए आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज जितनी हैं, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये सब की सब जो है पार्ट हो जाती हैं इसकी. इसीलिए इसमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर मैंने बताया था ना कि एक एक्टिविटी है, वैसे यहाँ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, चूँकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ही हम किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में जो इस्तेमाल हो सके, तो इसलिए ये आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में. टर्टियरी सेक्टर एक्चुअली जो डेफिनेशन देती है वो ये कि ऑल एक्टिविटीज विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. एक्चुअली इस टर्टियरी सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर. यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, एक्चुअली ये सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है. आज के डेट में सबसे ज़्यादा ब्रॉड सेक्टर यही हो गया, सर्विस प्रोवाइडर है. और जैसे यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस, ठीक है, होटल, हॉस्पिटल, बहुत बड़ा सेगमेंट है. अब ट्रांसपोर्ट है, कहीं से एक रॉ मटेरियल लाया गया, उसको इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड बना दिया गया, बना देने के बाद दुकानदार तक, हमारे तक पहुंचेगा कैसे? वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, हमें ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी घोड़ा जिस चीज़ से भी उसको ले जा सकें. तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर हो जाते हैं. अब आते हैं इनमें भी जो मैं अभी बात कर रहा था, एक हो जाती है मार्केट एक्टिविटी और एक हो जाती है नॉन मार्केट एक्टिविटी. तो बहुत सिंपल है इसको भी समझना कि मार्केट एक्टिविटी है जहां आप वेयर यू अर्न या आप अपने वर्क के लिए पे किए जाएं, पैसा मिले जिस काम को करने के लिए, दैट इज
मार्केट एक्टिविटी वेयर यू आर अर्निंग समथिंग फॉर योर वेजेस, फॉर योर सर्विस, जहां आप किसी काम के लिए आपको पे किया जा रहा है, सैलरी पे या वेजेस पे, जिस भी तरीके से आप रखे गए हैं वहाँ काम पे, जहां आपकी इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, वो हो जाएगी। वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो होगी वो आपकी मार्केट एक्टिविटी होगी। और नॉन मार्केट एक्टिविटी जहां हम सेल्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन मतलब हम स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ का, या तो वो हमारी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम ऐसे एक्टिविटीज़ जो हम स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं, या हमारी जिम्मेदारी है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपकी हो जाएंगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब जैसे टीचिंग है, इफ़ आई एम टीचिंग इन स्कूल, सो ऑब्वियसली आई एम बीइंग पेड फॉर दैट। मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो दैट विल बिकम अ मार्केट एक्टिविटी बिकॉज आई एम अर्निंग, आई एम गेटिंग अ सैलरी देयर। बट इफ़ आई एम टीचिंग एट माई होम, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ वो मुझे उसका कोई पेमेंट या कोई अर्निंग नहीं मिलनी है। वहाँ क्या है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ घर में मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वहाँ वो मेरी सेल्फ कंजम्पशन एक तरह से हो रही, तो वहाँ आई एम नॉट बीइंग पेड, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। ऐसे करके आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। कोई घर में अपने खाना बना रहा है शौकिया, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। लेकिन वही व्यक्ति किसी होटल या रेस्टोरेंट में शेफ़ के तौर पे खाना बना रहा है जहाँ उसको सैलरी मिलती है, तो वही एक्टिविटी वहाँ पे मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। इस तरीके से हम आप कह सकते हैं कि कैटेगराइज कर सकते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ को और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को। अब आते हैं एजुकेशन और स्किल, जैसा कि टॉपिक कह रहा है एजुकेशन एंड स्किल। ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है अर्निंग का, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग। सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में मीगर इनकम या लो इनकम वाले, खास करके आप वुमेन्स देख लीजिए या इलिटरेट पर्सन्स देख लीजिए, ज़्यादातर ऐसे लोग काम करते हैं जो बहुत या तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी इनकम मीगर है, माने बहुत कम है, सामान्य है, सामान्य से भी अधिक कम है। और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, आज काम है कल काम नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एजुकेशन और स्किल्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली वो हायर एजुकेशन ले लेता है या उसके साथ ही कोई टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन ले लिया, तो जाहिर सी बात है वो उसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग बन जाता है, उसकी अर्निंग में एक सहायक का काम करने लगता है। अब जो हाईली एजुकेटेड महिलाओं की ही बात कर लीजिए, जैसे मैं अभी शुरू में एग्जांपल दिया कि ज़्यादातर महिलाएं जो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो बहुत लो पेड जॉब में हैं और विदाउट जॉब सिक्योरिटी हैं। वहीं एक तरफ आप जब एजुकेटेड और स्किल्ड हो जाते हैं तो आप देखिए कि आप टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वुमेन्स हैं एंड दे आर गेटिंग इक्वल सैलरी एज मेन। जितना कोई एक मेन पा रहा है सैलरी, द वुमेन्स आर ऑल्सो गेटिंग द सेम सैलरी। तो एजुकेशन और स्किल ऐसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग है जो हमारी अर्निंग को बढ़ा देते हैं, हमें अर्न करने के लिए आगे तैयार। नाउ एज ऑन द मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है एक्चुअली वो एजुकेशन, जो जिससे आप कह सकते हो कि लिटरेसी आ सकती है, फिर आपका हेल्थ भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ स्किल जो है हमारे अंदर, ये तीनों हमारी क्वालिटी को बढ़ाती है। जिसमें से अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन, जब पहला पॉइंट मतलब अगर डिस्कस कर रहे हैं तो एजुकेशन ऑब्वियसली हमारे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे कि हम आसानी से ऐसा इनपुट है जैसा अपनी हम कैलिबर को, अपने कैपेसिटी को इन्हांस कर लेते हैं। जब हम पढ़ लिख जाते हैं, हम स्किल्ड हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा सकल और विलास वाले में, कि उसने एक नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट किया और उसने अपने स्किल को सामने लाया, अपनी इनकम को राइज किया, अपनी सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस दोनों को बढ़ा लिया। एजुकेशन सिनारियो की बात की जाए इंडिया में, आपके बुक में एक टॉपिक दिया एजुकेशन सिनारियो इन इंडिया। देखिए अब जाके इंडिया में भी जो पिछले 10-20 साल 25 साल का लास्ट बीते हैं, उसमें सरकार ने, भारत सरकार ने भी बहुत सराहनीय कदम उठाए एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ वुमेंस, गर्ल्स के लिए भी स्कूलिंग कंपलसरी हो गई, यहाँ तक कि सभी के लिए RTE, आपने सुना होगा नाम RTE, जैसा कि डिस्कस भी किया था हम लोगों ने लाइव क्लास में, राइट टू एजुकेशन। तो जो राइट टू एजुकेशन था, ये क्या था आपने पढ़ा है इसमें
सर्व शिक्षा अभियान है ये सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व बने यहाँ सभी, है ना। तो इस सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ें सब बढ़ें ये अभियान आया। और कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू एज 14, ये इतना भारत सरकार ने कर दिया कि अनिवार्य भी है और मुफ्त भी है, फ्री है। 14 ईयर्स तक जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जो बेसिक एजुकेशन है हमारी, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो सरकार स्वयं आपको देगी। बच्चों को और प्रमोट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के या ऐसे जो गरीब वर्ग के थे, मिड डे मील जिसको मध्याह्न भोजन कहते हैं, ये चीज़ें आ गई कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में जाके पहुँच सकें और पढ़ सकें, सभी पढ़ें यहाँ पे, किसी तरह का कोई आप कह लो कि किसी के साथ गलत ना हो, सबको एक अवसर मिले, समान अवसर मिले। दूसरी चीज़, रूरल सेक्टर्स में जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए नवोदय विद्यालय डाले गए। प्योरली रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, हॉस्टल के साथ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है। देश के हर पार्ट में ये नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं, इन्होंने भी इन्हांसमेंट किया जो है। आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपके सामने थोड़ा सा डेटा बता दे रहा हूँ कि डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 to 3.3 in 2013-14, माने 0.64 से जो परसेंटेज था, एक्सपेंडिचर था, वो अगर 3.3 गया तो आप ये परसेंटेज, ये बहुत बड़ा परसेंटेज में हो जाएगा नंबर्स में, इतने का राइज हुआ। इसके बाद से लिटरेसी रेट भी 18% था 1951 में, और 2010-11 के डेटा के अकॉर्डिंग, जैसा एनसीईआरटी बुक में सामने मेरे पड़ा हुआ है, वो हो गया 74%। तो ये कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा आप कह लो कि पार्ट है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का, कि जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, इस फील्ड में गवर्नमेंट ने काम किया है। अभी बात करते हैं हेल्थ की, जो दूसरा यहाँ पे टॉपिक था, हेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट एंड यू कैन से अ फैक्टर इन विच क्रिएट्स अ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। कैसे क्वालिटी डेवलप कर रहा है? क्वालिटी ये डेवलप कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ कि आप अगर हेल्दी हैं तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप सफिशिएंट हैं, आपकी एफिशिएंसी, आप एफिशिएंट हो जाएंगे। और वही आपके अंदर कितना भी स्किल और टैलेंट भरा हुआ है, आप बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर लिए थे सारे सब्जेक्ट को, और लास्ट मोमेंट ईश्वर ना करें आप एग्ज़ाम के पहले बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या होगा? आपकी सारी स्किल ज़ीरो हो गई, आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। इसी तरीके से आप बहुत बढ़िया वर्कर हैं, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आप अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन आप रेगुलर लीव लेते रहें तो क्या होगा? आपका काम वहाँ बार बार डिस्टर्ब हुआ करेगा। और यहाँ तक कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आपसे नाराज़ रहा करेगा और आपकी क्षमता बार बार बीमार होने से घटती चली जाएगी। इसलिए हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और फैक्टर है हमारे इस पार्ट का। अब आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी में हेल्थ को भी एक्सेस किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको पीएचसी कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिनको सीएचसी कहा जाता है, रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ में, रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ पे कि मतलब कभी लोग कल्पना नहीं करते थे कि इलाज या डॉक्टर या जो भी है ना मिल पाएगा, वहाँ पे भी इस तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई। सरकारी अस्पतालों में भी आप देखिए 1 रुपये 2 रुपये की पर्ची कटती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और उस प्राइस पे वो देखते हैं। दवाएं भी सब्सिडी रेट्स पे होती हैं, कुछ दवाएं तो मुफ्त ही बांट दी जाती हैं। तो ये एक तरफ से कहीं ना कहीं प्रयास है कि सभी को जो अफोर्डेबल प्राइस हो वो अटेंड कर सके। तो ये पार्ट हो गया हमारे हेल्थ का। हेल्थ में भी कह रहा है कि आप थोड़ा सा कुछ फीचर्स देख लीजिए कि हेल्थ में 50 इयर्स में एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर स्टार्ट हुआ हमारे देश में भी। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। वो अलग बात है कि प्राइवेट सेगमेंट ज़्यादा आगे बढ़ा, और ये है कि चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दोनों तरह की हैं, सरकारी भी है जो निःशुल्क है या बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस पे है, प्राइवेट भी है जो अफोर्ड कर सकता है वो उसको भी अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जो वो 66 ईयर्स में थी 2011 में, 26 ईयर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे बढ़ के आगे आ गई। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमारा जो था वो 42 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ्स 2012 में हुआ। माने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है कि 1 ईयर कंप्लीट किए बिना अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाए, तो वो पहले जो है 147 हुआ करती थी 1951 में पर 1000,
प्रति 1000 बच्चे पे 147 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी 1 साल बिना पूरा किए हुए। वो 2012 के डेटा में आपका घट के हो गई 42। तो अच्छा खासा अगर डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब है कि सुधार हुआ है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। तो ये आप ऐसे कह सकते हो कि हेल्थ केयर और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में भी हमारी कंट्री आगे बढ़ी है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है एक्चुअली कि जब हमारे पास कोई काम ही ना हो। एक तो ये पहली कंडीशन कि हम काम करने के इच्छुक हैं और हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। दूसरा कंडीशन ये कि जिस गोइंग वेजेस पे हम विलिंग है वर्क करने के लिए वो भी नहीं मिल रहा है। दोनों कहने का मतलब ये होगा कि इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क एंड यू कैन नॉट फाइंड द जॉब, आप काम करने के इच्छुक हो, आप रेडी हो, आप तैयार हो, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा, या आप जिस लेवल का जो एक नॉर्मल वेजेस है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी हो गई, ये काम उपलब्ध नहीं है, ये आपके पास कोई काम नहीं, आप अनएम्प्लॉयड हो। जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है देखिए वो रूरल अर्बन हर जगह है, बस नेचर में अंतर हो जाता है। ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में सीजनल और डिस्गाइज्ड दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो तीसरे तरह का, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मतलब अमूमन अर्बन में ही पाया जाता है। तो सीजनल अपने नाम से अपने आप को बता रहा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंडीशन इन विच अ पीपल is employed only for a particular season or rest of the year he is having no job। माने किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आपके पास काम है, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं, आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ऐसे केस में आप सीजनल, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग हैं, कृषि खेती किसी एक सीजन में कर ली, बाकी जो मजदूर थे दूसरों के खेतों पे जो काम कर रहे थे बाकी साल वो खाली बैठे हुए हैं। चीनी मिल जो होती हैं, शुगर मिल्स होते हैं, वो भी देखिए प्रिस्क्राइब टाइम पर चलती हैं, साल भर में 4 महीने 5 महीने चलती है, बाकी बंद रहती है। तो जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो 4 महीने उनके पास जॉब है, एक सीज़न जॉब है, बाकी टाइम वो वैकेंट है जगह, मतलब अनएम्प्लॉयड है वो। तो ऐसे केसेस में जहां किसी पर्टिकुलर सीजन में सिर्फ आपके पास काम है और बाकी साल भर आप खाली बैठे हुए हैं, तो इस तरह का केस हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा केस है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, पीपल अपीयर टू बी वर्किंग, ऐसा लगता है, दिखाई देते हैं काम करते हुए, लेकिन वास्तव में वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, और या इसकी डेफिनेशन कह लो कि इफ एक्स्ट्रा पीपल आर वर्किंग देन द रिक्वायर्ड नंबर, तो उस केस में हो जाएगा देन द रिक्वायर्ड नंबर, देन इट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्स्ट्रा पीपल कैसे, एग्जांपल के तौर पे देख लो, मान लो आप एक कोई किसी भी काम में, एक कोई दुकान है, अब मैं अकेले या एक आदमी, कोई मेरे साथ मेरे परिवार का और 2 लोग मिलके चला रहे थे, 2 आदमी की ही ज़रूरत है, उससे सारा काम आसानी से हो सकता है। सपोज करो 2 लोग और मेरे घर में खाली हैं, बैठे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, वो भी 2 आके उसी दुकान में बैठने लगे, वो भी कोई सामान उठा के दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, 4 लोग हो गए। अब काम करते हुए, जैसा कि पहले वाली लाइन में मैंने दिखा, हिडन दिखाई नहीं दे रहा है कि अनएम्प्लॉयड है कौन, या यहाँ मैंने लिखा पीपल अपीयर टू बी वर्किंग, माने वो काम करते हुए सब के सब दिख रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लोग हैं। एक्स्ट्रा से क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट आ गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि जब एक्स्ट्रा लोग जो ज़रूरत थी जितने उससे अधिक जुड़े, तो उससे कोई प्रोडक्शन पे, सर्विसेज पे या इकोनॉमी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब 4 आदमी आ गए तो अब दुकान से ज़्यादा सामान बिकने लगे, ये तो हो नहीं रहा है, सामान उतने का ही बिका। तो इसलिए इन्होंने कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं जनरेट की, इसलिए ये सिर्फ काम कर रहे हैं और वो अनयूजुअल सा हो रहा है और वो डिस्गाइज पार्ट आ गए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लो, कोई एक खेत है, कोई प्लॉट है, फील्ड है जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, उस परिवार के 2 सदस्य भर का ही वो खेत था कि 2 आदमी आराम से खेती कर लेंगे, इसमें 2-3 लोग परिवार के खाली बैठे थे, वो भी आके उसी में काम करने लगे, एक्स्ट्रा आ गए। अब काम करते हुए जब कोई उस खेत के सामने जाएगा तो 5 दिखाई देंगे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ कौन काम कर रहा है कौन नहीं, अपीयर करेंगे वर्किंग, लेकिन हिडन है।
और हिडन इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा पीपल आर वर्किंग देन द रिक्वायर्ड नंबर। वहाँ आदमी 2 ही की ज़रूरत थी, उन 5 आदमी के लग जाने से ज़्यादा पैदावार नहीं हो जाएगी खेत में, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा क्रॉप्स का, तो वो ऑब्वियस हो गया कि ये कंडीशन हो गई डिसगाइज्ड की। तीसरा है एजुकेटेड, जो ज़्यादातर अर्बन सेक्टर में पाया जाता है, पाने को कहीं पे भी हो सकता है कि जहाँ पे शिक्षित बेरोजगार, मीन्स जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली और उसके बाद भी बेरोजगार है, कि ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बीटेक कर लिया, एमटेक जो भी कर रहा है, वो अपनी एजुकेशन पाने के बाद भी अब उसको उस तरह की जॉब नहीं मिल रही, तैयारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, या जिस भी कारण से वो अगर बेरोजगार रह गया तो आप ये कह सकते हो कि वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। तो ये इतने पार्ट आज हम लोगों ने पढ़े हैं। बाकी का जो छोटा सा 2-3 टॉपिक हार्डली बचा हुआ है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और अब मैं कमेंट जो बच्चों ने किया था उनका नाम दे दूं आपको। और पिछला वीडियो पहली बार है, या तो मुझे लगता है इंटेंशनली किसी ने जानबूझ के, डिसलाइक 7-8 ही हुए थे, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ, लाइक डिसलाइक से मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। डिसलाइक 7-8 मिले थे, पता नहीं कौन से लोग थे वो, क्योंकि मेरे इतने वीडियोस गए आए आज तक, और कभी जनरली 1-2 से ज़्यादा कभी होता नहीं है। खैर हो सकता है ना पसंद आया हो, या हो सकता है जानबूझ के कि सर वाले वीडियो पे कर दिया जाए। तो इस बार अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करना, जितने बच्चे देख रहे हो लाइक एकदम भर दो, कि जिसने जानबूझ के इंटेंशनली ये डिसलाइक करवाए थे उसको एक मैसेज चला जाए कि बच्चे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं नाम बता देता हूँ आपको। यहाँ पे शशांक, देन वी हैव हिंदुस्तान गेमर्स। वाह भाई वाह, भाई नाम नहीं लिखा है आप लोगों ने इसमें, कई लोगों ने द सोल ऑफ क्या क्या, ये सकूरा क्या लिखा हुआ है। अनामिका चौहान, देन वी हैव वैभव सिंह, देन वी हैव यशी द्विवेदी, शशांक मणि, युवराज पाल सिंह, दैट्स गजब फैक्ट। कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा वैसे आए नहीं इस वीडियो पे, तो खैर उसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐसा कुछ खास था नहीं। इस बार मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आपको जो टास्क है प्राइमरी एक्टिविटी एनी 2 यही लिखना है कमेंट बॉक्स में। प्राइमरी एक्टिविटी, कोई भी 2 प्राइमरी एक्टिविटी कमेंट बॉक्स में डाल देना। और आप 9th का वीडियोस देख रहे हैं, 10th के वीडियोस देखें, कभी आप चैनल पे जाके आपको लगेगा कि मैं अपने तरफ से ईमानदारी से पूरी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा ऐसे लोग को एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि जवाब मिले इस वीडियो के थ्रू, इसके लाइक के थ्रू, कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।